स्वागत है प्यारे साथियों आपके अपने चाहते भारत के नंबर वन आप जैसे लाखों बच्चों का विश्वास है और आप जैसे लाखों बच्चों का भरोसा जिसने बनाया है पूरे भारत का नंबर वन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आजादी सर आप सभी साथियों के साथ अपने पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ उपस्थित हूं दोस्तों। जी हाँ प्यारे साथियों, अभी जल्द ही CUT ने अपना नया सिलेबस जारी किया है दोस्तों, और ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट में यानी हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसी कड़ी में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स आपके नई NCERT के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, अर्थात आपका जो बेटा नया सिलेबस आया है जो अभी रिसेंटली आपको CUT ने जारी करा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और सिलेबस को हूबहू आपके साथ उस पर डिस्कस करेंगे। बेटा जो सिलेबस जारी किया गया वो इंग्लिश में है, तो शायद आप में से बहुत से हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं कि जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आती हैं, तो बेटा इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं। ये वाला सेशन होगा आपके लिए थोड़े समय का होगा मगर आपके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा। आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अर्थात आपके जो डाउट्स हैं कि नहीं हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। बेटा आप बने रहेंगे। तो चलिए हम आपसे बेटा चर्चा करते हैं। देखिएगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। क्या सब्जेक्ट है बेटा हमारी? तो हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है बेटा। और इस पॉलिटिकल साइंस में बेटा जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो ये देखिएगा 2025 के आपके CUT के लिए जो है इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखिएगा सिलेबस फॉर CUT UG, यानी कि UG के लिए आपका जो सिलेबस है बेटा इसके लिए हमने बात करनी है। ठीक है, तो हमें जो बात करनी है इसमें जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग बेटा, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है ना। तो ये CUT का जो ये एंट्रेंस है आप देने वाले हैं इस बार, तो ये एंट्रेंस में आपके पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या बनने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। जो हमारा ये आयोग ने ये अपना जो सिलेबस यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है उसके बारे में हम बेटा आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज हमारी पॉइंट्स हैं उसको हम देखते चलते हैं, आप भी ध्यान से समझिएगा और आपको बाकायदा हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से आपको पूरा सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा जो इस आयोग ने यहाँ पर अपडेटेड अपना सिलेबस जारी किया है या ऑफिशियल वेबसाइट पर इसने अपलोड किया है, जो पहले यूनिट में रखा है एक दलीय प्रभुत्व का युग। एक दलीय प्रभुत्व के युग की अगर बात करते हैं बेटा तो ध्यान देने योग्य बात होगी कि यहां पर हम लोग जब बात करते हैं कि पहले 3 आम चुनाव और कांग्रेस का प्रभुत्व यानी कांग्रेस प्रभुत्व के बारे में जब बात होती है कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ था, ये वाली टॉपिक होगी। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का प्रभुत्व, राज्य स्तर पर असमान कांग्रेस का प्रभुत्व, या यूं बात करते हैं कांग्रेस गठबंधन का स्वरूप या नेतृत्व की भूमिका जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, और चुनावी देखेंगे रणनीतियां, ये सभी बातें जो होंगी हमारे पहली यूनिट में होंगी। और उसमें देखेंगे 1.2 प्रमुख विपक्षी दल। विपक्षी दल देखेंगे जब उस समय बेटा तो हम लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हम जब पढ़ाएंगे तो बड़ा डीप पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। जो आपका अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप कवर कर ले जाएंगे, हंसते खेलते कर ले जाएंगे। तो ये CPI के बारे में बात करेंगे और स्वतंत्र पार्टी। और ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनसंघ के बारे में भी हम यहीं पर देखते हैं। जनसंघ मतलब कि आज जो भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले देखेंगे जो जनसंघ थी वह भारतीय जनता पार्टी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये सारी की सारी बातें बेटा हम यहाँ पर करेंगे। और यही जब लगे दूसरा यूनिट जब दिया है आयोग ने अपना सिलेबस, तो राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियां। बेटा आप अगर इसके पहले अगर देखे होंगे तो आपको ये बात अच्छे से अवगत होगी कि हाँ सर ये बात तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके पहले आपने जब देखा होगा 12th की पढ़ाई आपने करी होगी पॉलिटिकल साइंस की, अदरवाइज नहीं भी किए होंगे तो आप परेशान नहीं होगा। हम लोग हैं, पूरा विद्याकुल परिवार आपके साथ है बेटा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बाकायदा आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और हम ये सारी की सारी बातें आपको बताते चलेंगे। तो जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाली जो टॉपिक होती है बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेहरू का राष्ट्र निर्माण में दृष्टिकोण क्या था, नेहरू जी की भूमिका को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ भारत को एकजुट करने की जो चुनौती होती है, और विभाजन के विरासत और शरणार्थी पुनर्वास, विभाजन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या था, सरकार द्वारा शरणार्थी पुनर्वास के उपाय क्या थे, ये सब यहाँ पर हमारे सब टॉपिक आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होती है बेटा, तो इसमें कश्मीर मुद्दा हो जाता है। जो देखेंगे कश्मीर में राजनीतिक और सैन्य घटनाएं होती हैं, जैसे अनुच्छेद 370 और इसके क्या प्रभाव होते हैं, अनुच्छेद 70 के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और कश्मीर का विलय होता है और शेख अब्दुल्ला की क्या भूमिका थी। जो कश्मीर का विलय होता है, देखेंगे कि जैसे हम आपसे बात कर रहे होते हैं देशी रियासतों का, उस दौरान कश्मीर के विलय की हम बात करेंगे तो वहां पर कश्मीर के विलय और शेख अब्दुल्ला जो थे उनकी भूमिका क्या थी, ये सब हम चर्चा करते हैं बेटा। ये हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस हो जाता है, जिसमें हम राज्यों के संगठन और देखेंगे कि पुनर्गठन की भी बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें भाषाई पुनर्गठन और राज्यों का गठन, जिसके अंतर्गत हम ये बात आपको बता देते हैं बेटा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था और भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था, और भाषा को लेकर राजनीतिक जो संघर्ष होते रहे इनके बारे में बात करेंगे। तीसरी यूनिट जब होती है ना बेटा तो योजनाबद्ध विकास की राजनीति, जिसमें हम लोग देखते हैं नियोजित विकास की राजनीति भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं बेटा? नियोजित विकास की राजनीति भी कह लेते हैं। यानी कि इसमें जैसे हम बात आपसे कर रहे होते हैं
कि पंचवर्षीय योजना क्या थी, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर लेंगे, और आर्थिक विकास की योजना का क्या, योजना आयोग की क्या भूमिका थी, और राज्य विकास के बारे में बात करेंगे तो राज्य क्षेत्र का विस्तार और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ नए आर्थिक हितों की सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के उदय के बारे में बात कर लेंगे। ये तीसरी यूनिट बेटा हमारी हो जाती है। कौन सी होती है, तो कहते हैं गुरुजी ये तीसरी यूनिट हमारी हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं और बहुत अच्छे से आप समझते भी चले, हमें ये पूरी उम्मीद है बेटा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है तब तक आप क्या पढ़ेंगे, अंधेरे में तीर चलाएंगे बेटा तो कुछ हासिल होगा नहीं, बस आप चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके लिए, किसी भी तैयारी के लिए, जिसमें हम बात कर रहे होंगे औद्योगिक और कृषि नीतियां, हरित क्रांति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उनकी भूमिका के बारे में बात हो जाती है, और साथ ही साथ भारत के विदेश संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। भारत के जो विदेश संबंध होते हैं, भारतीय आईआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नेहरू की जो विदेश नीति होती है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर गुट निरपेक्षता हो जाता है। गुट निरपेक्षता की नीति भारत क्यों अनुसरण करता है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और युद्ध और संघर्ष की बात कर लेते हैं, जैसे भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ था, भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और हम देखेंगे पंचशील समझौता क्या होता है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भारत के परमाणु कार्यक्रम भी हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम में अगर देखेंगे भारत की परमाणु नीति क्या थी शुरुआती दौर में, और उसके बाद देखेंगे बदलते वैश्विक गठबंधन की अगर बात करते हैं तो शीत युद्ध के बाद भारत के बदलते विदेश संबंध के बारे में बात करेंगे। और जब हम लोग 5वें चैप्टर पर आते हैं, अर्थात 5वीं यूनिट होती है, तो यहाँ कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना की बात हो जाती है। नेहरू के बाद की जो राजनीति होती है उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होता है, लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, इंदिरा गांधी जी होती हैं, ये सब पॉइंट जो होती हैं बेटा यहाँ पर हम आपको बता रहे होंगे। गैर कांग्रेसवाद का उदय होता है, तो आखिर गैर कांग्रेसवाद क्या होती है ये बताएंगे। और चुनावी परिवर्तन और कांग्रेस विभाजन की अगर बात करते हैं तो 1967 के चुनाव और क्षेत्रीय नेताओं का उदय, और 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत, और गरीबी हटाओ का नारा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कब दिया था, किस चुनाव में दिया था, ये सब बातें हम लोग करेंगे। और ये आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है सीयूटी में भी। ठीक है, ये तो भाई यहां से तो ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाना है। आपके सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम में बेटा हर हाल में यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है। संवैधानिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल, आपातकाल के क्या कारण थे, आपातकाल कब लगाया जाता है, मौलिक अधिकारों पर निलंबन के दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपातकाल के बारे में बेटा ये तो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। आपातकाल क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जितना मोस्ट इसके आगे लगाया जाए उतना मोस्ट कम होगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1977 के चुनाव के और जनता पार्टी के गठन में इंदिरा गांधी की हार और विपक्ष का उदय की जब बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद नहीं, आशा विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि बेटा देखिए, घबराइएगा आप मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कहेंगे कि सर इतना लंबा सिलेबस है, ये सारी बातें हम जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसके पहले साइंस से रहे होंगे, है ना बेटा। ये बात सही है ना कि आप साइंस पढ़े होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़े होंगे, बायोलॉजी वगैरह पढ़े होंगे, मगर आपको बिल्कुल घबराना नहीं बेटा। इतना अच्छे तरीके से हम लोग आपको घोल कर आपके दिमाग में डाल देंगे कि आप कहेंगे कि सर क्या बात है, असली रस तो इसी टॉपिक में, इसी सब्जेक्ट में है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना होगा। देखिएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं संघर्ष जो होता है इस चैप्टर में देखेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होती है। और एक ये टॉपिक जो होती है ना बेटा, ये पंजाब संकट और 1984 के सिख विरोधी दंगों की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और इसके बाद की घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था ना बेटा, बड़ा दिलचस्प कहानी है। ये पंजाब से रिलेटेड है कि पंजाब में देखेंगे कि पंजाब के जब जिस समय देखेंगे कि वहां पर अकाली दल की बात करते हैं, वहां पर वो जब अमृतसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये घटना घटी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कश्मीर मुद्दा तो कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में कश्मीर का मुद्दा हाईलाइटेड रहता है। तो हम बेटा कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा कर लेंगे, और कश्मीर के उग्रवाद, आतंकवाद, ये सब बातें करते हुए हम लोग उत्तर पूर्व में उग्रवाद और सरकारी प्रक्रियाएं के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और स्वायत्ता आंदोलन के सशस्त्र संघर्ष, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बात करते रहेंगे बेटा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बात करते चलेंगे। मगर यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, जैसे इन सब बातों को हम लोग कवर कर रहे होंगे तो यहां पर आप देखेंगे लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन राजनीति। बेटा 1990 के दशक में लोकप्रिय आंदोलनों का उत्थान अगर होता है तो राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि। जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि नई राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है, और जनता दल जिसे हम लोग जेडी कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, इसकी क्या भूमिका होती है ये देख रहे होते हैं। और संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा,
एनडीए कहते हैं, ठीक है। तो गठबंधन, सरकार गठबंधन का मतलब क्या होता है बेटा ना, कि कई पार्टियों का मिलकर एक साथ में क्या करना, एकजुट हो जाना, वही गठबंधन कहलाता है, वही गठबंधन की राजनीति कहलाती है। जैसे इस समय गठबंधन की राजनीति में देखेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में तो है मगर गठबंधन की सरकार है, आपने सुना होगा। तो गठबंधन के बारे में हम बताएंगे कि हमारे भारत में गठबंधन के युग की शुरुआत कब से होती है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्या क्या बातें होती हैं, ये सब बात बेटा हम आपसे बताएंगे। और हाल की समस्याएं और चुनौतियां की अगर बात करेंगे, जैसे वैश्वीकरण की चुनौतियां और नीतिगत प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आर्थिक उदारीकरण और उसके प्रभाव क्या हैं, ये सब हम बताएंगे आपको। उत्तर भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हो, ओबीसी का उदय कब होता है, आरक्षण क्या था, आरक्षण में हम जैसे बात करेंगे, जैसे बीपी मंडल वगैरह की बात कर देंगे, मंडल आयोग की बात कर देंगे बेटा। और दलित राजनीति में जैसे सामाजिक परिवर्तन में दलित आंदोलनों की भूमिका के बारे में चर्चा होगी। और सांप्रदायिकता की चुनौती में जैसे अयोध्या विवाद और भागीदारी, जैसे कि अयोध्या में एक विवाद हुआ था, आप जानते होंगे, कि जिसे हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जहां पर आज राम मंदिर की हम लोग बात करते हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो ये अयोध्या विवाद हुआ था बेटा, इस अयोध्या विवाद का क्या भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा, इसको भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि जैसे हमारी यहाँ पर बात होती है, ये सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है बेटा कि दो संप्रदाय के लोग, जैसे हिंदू मुस्लिम मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जगह कहीं दंगा वगैरह कर रहे हैं, दंगा फसाद होता है, वो सांप्रदायिकता होती है। कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा चल रही है। हम सभी शब्दों का आपको अर्थ भी बताते चलेंगे बेटा, मजे की बात तो ये होगी। और द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन और दो ध्रुवीयता का पतन की अगर बात करते हैं, ये देखिएगा एक सेकंड बुक जो हो जाती है, उस बुक में ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू हो जाती है। जो दूसरी बुक होती है बेटा, वहां पर ये चीजें जब शुरू होती हैं तो ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध का अंत और उसके प्रभाव, देखिएगा हम एक बात बेटा यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो आप 12th में पढ़ते थे, इसके पहले पहला ही चैप्टर था जो कोल्ड वॉर एरा था, वह खत्म हो गया है। क्या हुआ है, वह खत्म हो गया है। मगर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वह यहां पर कवर कर लिए जाएंगे, जो कि हम खुद कराएंगे आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, ये सब बातें हम करेंगे। सोवियत संघ के बारे में बात करेंगे, सोवियत संघ का अस्तित्व कब आता है, सोवियत प्रणाली क्या होती है, सोवियत संघ का अंत क्या होता है, और सोवियत संघ का विघटन का आखिर कारण क्या था कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है, क्या कारण होता है, उसका परिणाम क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, सब बातें बेटा हम आपको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद बेटा क्या होता है कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो जाता है, जिसे अमेरिकी प्रभुत्व के वैश्विक प्रभाव, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो अमेरिका एक महाशक्ति बचती है, जो आज के डेट में जानते हैं आप कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे बड़ी शक्तिशाली अमेरिका देश है, ठीक है। तो ये अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बेटा, ये कैसे बनता है, अमेरिका के शक्तिशाली बनने के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या उसकी नीतियां रही हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का जो ग्राफ है कैसे ऊपर गया है, क्या वजह थी कि जो सोवियत संघ का आखिर विघटन हो गया और अमेरिका का वर्चस्व बना रहा, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिका क्यों है, अमेरिका की सैन्य शक्ति सबसे मजबूत क्यों है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर क्यों है, आखिर अमेरिका की जो स्थिति वर्तमान में है ये सबसे ऊपर क्यों है। तो हम इन सारी बातों पर देखेंगे, डॉलर वर्चस्व क्या होता है, इन सारे मुद्दों पर बेटा हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे अब ये देखेंगे कि जो यहाँ पर विश्व राजनीति में नए संस्थान की अगर बात करेंगे, बाल्कन राज्यों और मध्य एशियाई राज्यों के गठन की बात कर देंगे, साम्यवादी शासन की बात कर लेंगे, नवगठित राष्ट्रों के संघर्ष की बात कर लेंगे बेटा, ये सारी की सारी बातें हमारी यहाँ पर इस चैप्टर में हो रही होती हैं, ठीक है। लोकतंत्र और पूंजीवाद की ओर परिवर्तन की जब बेटा हम बात कर रहे होते हैं ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि साम्यवाद से लोकतांत्रिक शासन की ओर जो परिवर्तन हुए उसको देखते हैं। रूस और पूर्वी यूरोप की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पूर्वी यूरोप की बात करते हैं। आर्थिक उदारीकरण, पूर्व साम्यवादी देशों के संघर्ष और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के बारे में भी बेटा हम यहाँ पर बाकायदा आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे पूरा का पूरा ये सिलेबस है, जो कि अपडेटेड सिलेबस है, अभी आपके रिसेंटली सीयूटी के ऑफिशियल साइट से निकाला गया ये सिलेबस है। हालांकि वहाँ इंग्लिश में दिया है, हम आपको इंग्लिश को ट्रांसफर करके हिंदी में दे रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को आसानी हो जाए। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि विद्याकुल परिवार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो भी छोटी से छोटी समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहा है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम आर्ट्स के ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश का शायद कुछ ऐसे टफ देखेंगे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हो जाएंगे जो समझ से परे होंगे, मगर बेटा हम लोग क्या किए हैं कि पूरा उसका रूपांतरण कर दिया हिंदी में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब आपको बड़ा मजा आ रही होगी पूरा सिलेबस का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि बेटा अगर आपके पास सिलेबस आपका नहीं होगा तो आप कैसे अंधेरे में तीर चलाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से आपको पटना अगर जाना है तो पटना का अगर आपको रास्ता पता होगा तभी ना जाइएगा, नहीं तो पटना कैसे पहुंचेंगे। तो पटना के रास्ता जाने के लिए आपको रास्ता पता करना होता है, उसी प्रकार आपको सीयूटी क्रैक करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको रास्ता बताएगा भैया आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, हम आपका एंट्रेंस क्लियर करा के आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए
जो भी सपना आप देखें वहां पर आपको साकार कर देंगे। तो बस यही सीधी सी बात है, छोटी सी टॉपिक से बेटा। और हम लोग क्या पूरी टीम यहाँ पर आपको पूरा सशक्त और मजबूत सभी अनुभवी टीम है, जो आपको अपना पूरा 100% क्वालिटी कंटेंट के लिए हम लोग जाने ही जाते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि हम लोग क्वालिटी कंटेंट के बलबूते जाने जाते हैं, क्योंकि बेटा अगर आपकी क्वालिटी में दम है तो दुनिया जानेगी। और हर बार आप जानते हैं, इस बार आप लोग तो फिर यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग इस बार परचम लहराएंगे, हम इसी उम्मीद के साथ। यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि भारत और रूस के अन्य साम्यवादी देशों के संबंध के बारे में जब चर्चा करेंगे बेटा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भारत और रक्षा के व्यापार संबंध क्या है, और भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ते संबंध की बात भी कर लेंगे बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से मानकर चलिए क्वेश्चन आपको रखा रहा जाता है कि ये ब्रिक्स क्या है, जिसे देखेंगे ब्रिक्स होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जिसके अंतर्गत आते हैं, ये इसकी भूमिका क्या है। और आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैदेशिक केंद्र की अगर बात करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन टॉपिक हो जाती है। हालांकि इस बुक में ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार बन जाते हैं, मगर बेटा हम लोग उसको तोड़ मड़ोड़ कर बाकायदा कवर कर लेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपका भाई है जिंदाबाद, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना आप लोग छोड़ दीजिए। अब टेंशन हम लोगों का है कि नहीं, आपको क्या कैसे किया जाए जिससे कि आपकी राह आसान हो जाए। अगर आप हमारे पास आ गए तो निश्चित तौर पर आपको सारे के सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अब टेंशन हम लोगों को लेने की बारी। आप आराम से एंजॉय करके पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, भटकिए नहीं एक जगह, अपना कॉन्सेंट्रेट होकर, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे जैसे माओ युग की चीन में देखेंगे। माओ की अगर बात करें तो बेटा एक देखेंगे फिलासफर जिसकी हम बात करते हैं, माओ से तुंग, ठीक है ना, पॉलिटिकल थिंकर होते हैं। माओ से तुंग की बात करते हैं, जिनके ही नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। तो चीन का आर्थिक उदय देखेंगे, सियाओपिंग के आर्थिक सुधार, विदेश अगर मुक्त बाजार नीति की बात करते हैं, चीन में औद्योगिक विकास की बात करते हैं, वैश्विक बाजार में चीन के विस्तार की बात करते हैं। बेटा देखिए सीयूटी का जो बेटा सिलेबस है ना, वह थोड़ा सा आपको क्या मांग रहा है। सीयूटी जो है आपको सिलेबस देख कर ही पता चलेगा, सीयूटी थोड़ा सा आपसे रफ्तार मांग रहा है, सीयूटी आपसे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित मांग रहा है, और सीयूटी थोड़ा सा आपसे चीजें एक्सप्लोर मांग रहा है। यानी कहने का मतलब हमारे ये बेटा कि आपको ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यूरोपीय संघ की अगर बात करते हैं, इसके निर्माण और विस्तार की बात करते हैं, यूरोपीय संघ का गठन और इसके उद्देश्य देख लेते हैं, और देखेंगे कि ये संकट और आर्थिक स्थिति में विश्व मामले में यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव क्या होता है बेटा, इसको देखते हुए। वाह वाह क्या बात है, ये सब टॉपिक तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बड़ा मजा आती है। जैसे हम आसियान की बात कर लेते हैं, आसियान क्या है, आसियान क्या, आसियान शैली क्या है, और क्षेत्रीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका होती है, व्यापार समूह के रूप में आसियान का क्या विकास है, दक्षिण पूर्व एशिया के संघर्ष समाधान में आसियान की क्या भूमिका है, भारत और आसियान के संबंध, है ना। देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, सब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे बेटा। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि देखिएगा ये ऐसी समय है बेटा, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कंपटीशन एक ऐसा युद्ध होता है कि जिसमें हर एक बच्चा अपने आप को अर्जुन साबित करने के लिए तैयार रहता है, और वास्तविक तौर पर अर्जुन वही साबित होता है जो अर्जुन की भांति वहां पर मेहनत करता है, अर्जुन की भांति डेडिकेशन रखता है, और अर्जुन की भांति अपने देखेंगे कौशल को निखारते जाता है। और निश्चित तौर पर आप सभी लोग हमारे अर्जुन हैं और सभी लोग निखर कर आएंगे। तो इस कड़ी में बेटा देखिएगा कि भारत की चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बदलते संबंध की बात होगी। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे बनाए जाते हैं बेटा। और चीन के साथ सीमा विवाद और कूटनीति वार्ता की बात करते हैं। देखिए बेटा भारत और चीन संबंधों के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो आपको इसके पहले चैप्टर में हमने बताया कि भारत चीन का जो युद्ध होता है 1962 वाला, वो तो होता है। उससे पहले देखेंगे कि पंचशील समझौता क्या था, पंचशील समझौता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो हम दिखाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। उत्तर शीत युद्ध के दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो बेटा यहां पर देखेंगे कि दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण और राजनीतिक स्थिरता, पाकिस्तान नेपाल की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के सैन्य की बात कर लेते हैं, उनके सैनिकों की बात कर लेते हैं, भूटान और मालदीव में लोकतंत्र के विकास की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा बेटा जाति और क्षेत्रीय संघर्ष क्या होता है ना, जैसे देखेंगे श्रीलंका, कश्मीर और नेपाल में ये देखेंगे कि ये जाति संघर्ष होते रहे, जैसे कि वहां पर देखेंगे दो जातियां पाई जाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की, वहां पर एक सिंगली पाई जाती है और एक तमिल जाति पाई जाती है, इनके बीच संघर्ष चलता रहा है श्रीलंका में, इस पर भी बेटा हम चर्चा कर लेंगे। और भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भाई भारत के पड़ोसी देश कौन है, जैसे हम बात कर लेंगे कि चीन हो गया, या यूं कहें तो पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन सब के साथ जो सीमा विवाद है, या नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, इनके साथ जो भारत के व्यापार है, इनकी भी चर्चा होगी। और दक्षेश, क्या बात है, ये दिलचस्प टॉपिक है। जैसे दक्षेश, ये कुछ सब टॉपिक्स ऐसे आते हैं, जैसे हमने सार्क बता दिया, आसियान बता दिया, दक्षेश बता दिया, ये सब मतलब क्या है, ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आप मतलब कि खाना खा रहे हैं स्वादिष्ट और बीच में थोड़ा सा अचार वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा सा, है ना, ऐसे ये वाले सब टॉपिक्स आते हैं जो थोड़ा सा आपके पढ़ाई में थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा कर देती हैं, ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये तो भाई किसी से छिपा नहीं है। अगर ये चैप्टर अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो यूं मानकर चलिए कि आप
कई कदम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं, यूएनओ की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र में शांति की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है और वैश्विक शासन और संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियां, ये सब यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे होते हैं बेटा। जैसे विश्व व्यापार में देखेंगे कि WTO जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, IMF होता है, विश्व बैंक की भी बात कर लेते हैं, WB जिसे कहा जाता है, IMF मतलब कि देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहा जाता है, और विश्व राजनीति में G20 और ब्रिक्स का बड़ा प्रभाव रहा है, इसको भी हम देखेंगे बेटा। यहाँ पर हमने पूरा आपका सिलेबस आपको हम डिस्कस करें बेटा, ऐसा नहीं कि सर ये कैसे पढ़ाई चल रही है कि एक टॉपिक पे एक सेकंड दे रहे हैं, नहीं बेटा, हम बस आपको बता रहे हैं जो CUT ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नया अपडेटेड सिलेबस अपडेट किया है उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी हिंदी मिलाकर आपको, ठीक है ना। गैर सरकारी संगठन NGO जिसे हम लोग कहा जाता है बेटा, इस विकास और मानवीय देखेंगे NGO के बारे में बात करेंगे, और समकालीन विश्व में सुरक्षा की जब बात होगी तो पारंपरिक सुरक्षा और मुद्दे की बात हो जाएगी, जिसके अंतर्गत बेटा अगर हम आपसे बात ही कर रहे होंगे तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक हथियारों की होड़ और परमाणु प्रसार की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर सैन्य गठबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे NATO, सीटो, सेंटो, क्वाड, AUKUS और इन सब की बात कर लेंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा के मुद्दे, वैश्विक शरणार्थी संकट और साइबर सुरक्षा खतरे, डिजिटल युग की बात करते हैं। एक जब 15वीं यूनिट आती है ना भैया, तो यहाँ पर वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की बात होती है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे यहाँ पर अगर देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे होते हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि जलवायु परिवर्तन क्या है, वैश्विक तापमान क्या होता है, पर्यावरणीय समझौते, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ये ऐसे टॉपिक है ना बेटा, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगी, इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगी, ज्योग्राफी में भी मिलेंगी, है ना। ये ऐसी टॉपिक्स है, जैसे पर्यावरण संरक्षण में भारत की क्या भूमिका है, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे नवीकरण ऊर्जा और भारत के अगर बात करते हैं बेटा, तो ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पर्यावरण संरक्षण से भारत की भूमिका, पर्यावरण से संबंधित समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, पर्यावरणीय समझौते, ये सब आपके देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। और देखेंगे एक जो यूनिट नंबर 16 होती है, इसमें यह बात कही जाती है, आप ध्यान दीजिएगा जरा, ये वैश्वीकरण पर आधारित है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर आप कहेंगे कि उसके आलोचना के बारे में बात करें कि वैश्वीकरण क्या है, इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम क्या है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है बेटा एक विचारधारा का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर स्थान पर प्रवाह, या व्यक्ति का आना जाना, ये क्या होता है, वैश्वीकरण का हिस्सा होता है, जो हम आपको बताएंगे कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है, राजनीतिक प्रभाव क्या होता है और सांस्कृतिक आयाम क्या है। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं आपको। इसमें वैश्वीकरण विरोधी कुछ आंदोलन होते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं, जिसे IMF कहते हैं, WTO कहते हैं। इन नीतियों के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन, उनको बात करेंगे, और भारत और वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। बेटा अगर हम भारत और वैश्वीकरण के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये टॉपिक अधूरी रह जाती है, इसलिए भारत के पक्ष में भारत का आर्थिक विकास बनाम पारंपरिक क्षेत्रों में नौकरी की हानि, ये जो पॉइंट्स होती हैं ये आपको देखना होता है। तो ओवरऑल बेटा क्या होता है, आपको ये 16 जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, ये 16 यूनिट्स आपको कवर करनी होती हैं। हालांकि आप इसके पहले जब 12th में पढ़े होंगे बेटा, तो वहां पर आप 18 यूनिट यानी 18 चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। बट बेटा आपको हम बताना चाहेंगे कि 2 चैप्टर ऑलरेडी इस समय नई NCERT से हटाया गया, और हमें लगता है कि जो ये CUT ने इस बार अपना नया अपडेटेड सिलेबस दिया है कल परसों आपको, इसने भी क्या किया है कि जो नई NCERT के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रखा है उसी के अकॉर्डिंग रखा है। क्योंकि जब देखेंगे पुराने NCERT में कोल्ड वार एरा की बात करते हैं, शीत युद्ध का दौर, उसको खत्म कर दिया जाता है, और देखेंगे या फिर अमेरिका संबंधित जो चैप्टर होता है खत्म कर दिया जाता है। यानी 2 चैप्टर हटाने के बाद यूं कहा जाए तो नई NCERT में भी और CUT में भी आपके 12th का जो चैप्टर है उनमें से 2 चैप्टर को थोड़ा साइड किया गया है। बावजूद भी हम लोग ऐसे कवर करेंगे, अगर उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन बनता है तो हम लोग बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि बेटा आपको ये जो सिलेबस था आपका बहुत ही आसानी से और बारीकी से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि बेटा सिलेबस जो है CUT साइट पर आपको इंग्लिश में सब दिया गया है। आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत अच्छे से सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसके लिए हमने ये वीडियो आपको दिया है बेटा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और उसके सब टॉपिक्स को भी क्लियर कर पाए होंगे, और यह आपको मोटे तौर पर एक आइडिया लगी होगी कि हमें क्या पढ़ना है और CUT का सिलेबस क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमारी बातें अब होंगी आगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब हमारी वीडियोस में होंगी या फिर यूँ क्लासेज में होंगी। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे बेटा। हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।